नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण इसके बारे में समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको अपवर्तन बता दिया है। अपवर्तन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर हट जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है कोई, ये आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अवलंब से दूर हट जाती है। ये आपको मैंने बता दिया है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, यानी जैसे कांच से पानी में जा रही है या कांच से हवा में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अवलंब से दूर हटती है। अब अगर हम सघन माध्यम में आपतन कोण को बढ़ाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष सघन माध्यम में एक विशेष आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण की परिभाषा है, इसे आप लिख लें। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, इसकी परिभाषा है कि जब सघन माध्यम में वह आपतन कोण, समझ लें और लिख लें, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल आईसी कहलाता है। यानी द इंसिडेंट एंगल इन ए डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्लेक्टेड एंगल इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री नोन एज द क्रिटिकल एंगल आईसी। अब अगर हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं, क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। यानी इस कोण को, यानी इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि अगर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो विरल माध्यम में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखें, क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। जैसे कि मैंने इसमें चित्र में दिखाई हुई है कि पहली नंबर की किरण का मान क्रांतिक कोण से कम है तो इसका अपवर्तन विरल माध्यम में हो रहा है। दूसरे नंबर की किरण का मान आईसी यानी क्रांतिक कोण के बराबर है तो इसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है। और तीसरे नंबर की किरण अगर इसका आपतन कोण आईसी से ज्यादा है तो ये उसी माध्यम में लौट रही है। तो इससे आप डिफाइन होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अगर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो अपवर्तन के पश्चात विरल माध्यम से किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक चीज इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश ऊर्जा की कमी नहीं होती क्योंकि किरण उसी माध्यम में लौटती है।
कमी नहीं होती। ये चीज बहुत अंडरलाइन करने की है कि जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्रकाश ऊर्जा में कोई भी कमी यानी लॉस नहीं होता है। अब आता है हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या क्या है। नंबर 1 कि जो किरण है प्रकाश की वो सघन से विरल में जानी चाहिए। नंबर 1 सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान IC से अधिक होना चाहिए। IC मतलब क्रांतिक कोण, यानी कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आवश्यक कंडीशन है, दोनों एग्जाम में आता है, या 2016 या 17 में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आवश्यक शर्त है इसकी कि जो प्रकाश की किरण है वो नंबर 1 सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। नंबर 2 है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब हम करते हैं डेरिवेशन कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। मान लीजिए दूसरे माध्यम का, यानी पहला सघन है दूसरा विरल है, तो इसको हम, ये दूसरा माध्यम है ये पहला माध्यम है, पहले से दूसरे में जा रही है किरण, तो इसके लिए पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक हम देखते हैं 1 और 2, यानी दूसरा माध्यम जो विरल है उसका अपवर्तन सघन के सापेक्ष 1 और 2 इक्वल टू साइन IC बट्टे साइन R। यहाँ पर एंगल R इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री है, तो 1 और 2 इज इक्वल टू साइन IC बट्टे साइन 90, दिस इज इक्वल टू साइन IC बट्टे 1। लेकिन हमारे पास हम जानते हैं कि 1 और 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 1, यानी हमारे पास जो अपवर्तनांक है वो सघन का होता है विरल के सापेक्ष, हमेशा जानते ही हैं आप कि जैसे कांच का हवा के सापेक्ष, पानी का हवा के सापेक्ष, तो वो 2 और 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC इज इक्वल टू कॉस IC। ये आपका रिलेशन आ गया। किसी भी माध्यम का, सघन माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC होता है, या IC क्रांतिक कोण है। ये चीज ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 और 1 है तो 1 अपॉन साइन C के बराबर होता है, यानी कोसेक IC के बराबर होता है। इसे कहते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। मैं आपको कुछ माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण का मान बताऊंगा, जैसे कांच और वायु। अगर सघन माध्यम कांच है, विरल माध्यम वायु है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है, क्योंकि कांच और वायु का अपवर्तनांक जो होता है n इक्वल टू 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक। इसलिए इसका जो मान हो जाएगा वो IC का मान 42 डिग्री है। जल और वायु के लिए, जल और वायु के लिए n का मान 1.33 होता है, अतः इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान होगा वो 49 डिग्री होगा। ऐसे ही कांच और जल के लिए 63 डिग्री होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के आधार पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे हीरे का चमकना, एक चीज और समझ लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो प्रकाश है वो उसी माध्यम में लौटता है बिना ऊर्जा का लॉस हुए। जब उसी माध्यम में वापस लौटेगा तो उस जगह हमें चमक दिखाई देती है। यही कारण है कि हीरा चमकता है। आप जानते हैं हीरे को कटिंग करके बनाया जाता है, तो अगर इसके लिए
इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसलिए क्रांतिक कोण का मान केवल 24 डिग्री है। कि यानी हीरे को इस तरीके से बनाया जाता है कि जब प्रकाश की किरण उसमें एंटर करके जब बाहर निकलेगी, अंदर सघन है, बाहर विरल, बाहर वायु है, अंदर हीरा है, तो अंदर से जो किरण आएगी वो वापस उसी माध्यम में अंदर के अंदर ही परावर्तित होती रहेगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा उसके अंदर ही, जब अंदर ही होगा तो एक जगह से वो बाहर निकलेगी, उस जगह वो चमकता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए हीरे को कटिंग करके बनाया जाता है और उसका जो चमकना होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है कि जब प्रकाश अंदर जाकर के अंदर से बाहर निकलता है तो वो अंदर से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं उसके अंदर। लेकिन इससे भी ज्यादा एक टाइटेनियम ऑक्साइड है, उसका अपवर्तनांक 2.9 होता है वायु के सापेक्ष, उसके लिए केवल 20 डिग्री होता है क्रांतिक कोण का मान। इसलिए जो टाइटेनियम ऑक्साइड है वो और ज्यादा चमकता है, हीरे से भी ज्यादा चमकता है। तो ये हीरे का जो चमकना है वो इसी के कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा नंबर होता है पानी में बुलबुला है अगर कोई, तो वो बुलबुले का चमकना। पानी के अंदर भी जो बुलबुला होता है उसकी भी यही कंडीशन होती है कि जैसे पानी भरा हुआ है, इसके अंदर बुलबुला है, तो बुलबुले के अंदर हवा होगी और हवा के बाहर क्या है, कांच, वो पानी है। पानी सघन है, हवा विरल है, तो विरल से जब सघन से इसके अंदर प्रवेश करती है तो वो उसके अंदर न जाकर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो उसी माध्यम में लौट करके चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए पानी के अंदर जो बुलबुला चमकता है, हवा का बुलबुला, उसका भी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके अलावा दो घटनाएं और हैं। नंबर 1 मिरेज यानी मरीचिका, आप सुन चुके होंगे, इसका नाम सुना होगा मरीचिका। और दूसरा होता है उन्मरीचिका, इसकी इंग्लिश है मिरेज और इसकी है लूमी। ये दोनों घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मरीचिका क्या होती है, मृग मरीचिका क्या होती है, वो उन मरीचिका को हम मृग मरीचिका भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब धूप पड़ती है, आप रोड पर जा रहे हैं तो थोड़ी दूरी पर ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां पानी नहीं होता, रोड होता है। इसी टाइप से जो मृग है, जिसके बारे में कहावत है कि वो गर्मी के दिनों में जब पानी की तलाश में जंगल में घूमता है तो उसे दूर कहीं पानी भरा हुआ महसूस होता है, वो दौड़ के वहां जाता है लेकिन उसे वहां पानी नहीं मिलता, वहां केवल उसको परछाई दिखाई देती है कि कोई पेड़ पौधे खड़े होते हैं, उनकी परछाई होती है, उसका कारण मरीचिका है। इसलिए इसको मृग मरीचिका भी नाम दे दिया है। इसकी जो हिंदी है वो मृग मरीचिका, अंग्रेजी में इसे मिरेज कहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी सतह है, पृथ्वी की सतह है, गर्मी के दिनों में ऊपर से जब हीट आती है तो वो वायुमंडल को गर्म नहीं करती। ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें कि जो वायु है वो हीट यानी ऊष्मा की कुचालक है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, उसमें हीट नहीं ट्रांसफर होती। वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। तो जब हीट आती है, सूर्य की गर्मी नीचे आती है तो पहले वो जमीन को गर्म करती है, पृथ्वी को गर्म करती है। पृथ्वी गर्म होती है तो उसके पास वाली वायु की लेयर है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने पर वो विरल हो जाती है। यानी गर्म वायु विरल होती है, सघन वायु मतलब जो ठंडी वायु है वो सघन होती है। यानी कि जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से होंगी, ये ऊपर की वायु ठंडी है, ये सघन होगी, और नीचे की गर्म है, ये विरल होगी। ये ठंडी वायु है, ये गर्म वायु है। तो यहां पर जो प्रकाश की किरण है, इधर मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा हुआ है यहां पर, तो इससे जो प्रकाश की किरण चलेंगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेगी। नीचे तक पहुंचते पहुंचते इसकी ये कंडीशन बन जाएगी कि ये इस तरीके से उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी और इसका जो प्रतिबिंब है वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। ध्यान दें, बहुत समझने वाली चीज है।
कि मरीचिका क्या है। मरीचिका है गर्मी के दिनों में जब सूर्य की गर्मी जमीन पर आती है तो जमीन गर्म होती है, उससे पास वाली वायु गर्म होती है, इसलिए वो विरल हो जाती है। ऊपर की वायु ठंडी रहती है जो कि सघन होती है। जब कोई पेड़ वगैरह यहाँ पर खड़ा हुआ है किसी जगह पर, तो वहां से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती हैं। नीचे पहुंचते तक इनका जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिससे कि इसका पूरा आंतरिक परावर्तन होता है और किरण वापस इसी माध्यम में लौट आती है। और यहाँ से जब हम देखते हैं खड़े होकर के, यहाँ पर हमारी आंख है, तो ये हमें यहाँ पर इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। सीधा देखेंगे तो इस तरीके से ये इसे कहते हैं मरीचिका। उन मरीचिका समझ लेना और इसको ढंग से लिख लेना। उन मरीचिका का उल्टा है। इसमें क्या है कि जो ठंडे प्रदेश हैं उसमें नीचे की वायु ठंडी होती है, ऊपर की वायु थोड़ी धूप से गर्म हो जाती है। वो जमीन पर नहीं आती, ठंडे जहाँ मतलब बर्फ रहती है उस जगह, तो उस जगह बर्फ रहने पर क्या होता है, इसकी जो लेयर बनती है इस तरीके से, नीचे ठंडी होती है, यहाँ गर्म होती है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज वस्तु रखी हुई है, जो मान लीजिए कोई वस्तु है, तो जब इससे प्रकाश की किरण ऊपर की ओर जाती है तो जब विरल माध्यम है, यहाँ सघन है, सघन से विरल में जाएगी तो एक कंडीशन में जाकर के ये वापस इसी माध्यम में लौट आएंगी। और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है हमें यहाँ दिखाई देगा और इस तरीके से ये वस्तु हमें ऊपर हवा में लटकी हुई महसूस होगी। बिल्कुल मरीचिका का उल्टा है कि जब ये गर्मी के प्रदेशों में होता है, गर्मियों के लिए होता है, ये जाड़ों में होता है। जाड़ों में क्या है, नीचे ठंडा है, ऊपर गर्म है, तो विरल सघन से विरल में जाएगी कोई वस्तु की, तो इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर यही लौट आएगी और हमें यहाँ पर इसका प्रतिबिंब ऊपर की तरफ दिखाई देगा। इसका मतलब कोई वस्तु जमीन पर रखी हुई है वो ऊपर हमें लटकी हुई महसूस होगी। इसे उन मरीचिका कहते हैं। ये दोनों पॉइंट यानी इसके 4 उपयोग मैंने आपको बताए, हीरे का चमकना, पानी में बुलबुले का चमकना, मरीचिका और उन मरीचिका, ये चारों एग्जाम्पल पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हाँ बच्चों, अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे अच्छा उपयोग प्रकाशिक तंतु में होता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ये आज के जमाने में न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आने के पूरे चांस रहते हैं कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं। प्रकाशिक तंतु एक तरह की एक प्रोसेस है, एक युक्ति है, जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी ऊर्जा को कम किए लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हमारे पास था कि हम केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही लंबी दूरी तक भेजते थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रकाश ऊर्जा को भी बिना ऊर्जा हानि के, बिना एनर्जी लॉस के लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। इसके लिए इसकी जो रचना होती है उसमें एक बहुत पतला फाइबर यानी कि तार होता है, जिसकी जो रेडियस है वो कुछ माइक्रोन्स में होती है। इसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। ध्यान दें, ये बहुत पतले तार होते हैं, पाइप होते हैं, जिनकी जो त्रिज्या है, ये पाइप होते हैं बहुत महीन, जिनकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है, यानी 1 माइक्रोन की कोटि की होती है। इसको हम कोर कहते हैं और इसका जो अपवर्तनांक है वो μ1 होता है और इसे कोर कहते हैं। इसके ऊपर एक दूसरी परत चढ़ी होती है एक पदार्थ की, पूरी ऊपर तक दोनों साइड में एक पाइप के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, जिसका अपवर्तनांक μ2 होता है। अब जो ये अपवर्तनांक μ1 है और ये अपवर्तनांक μ2 है, μ2 का मान μ1 से कम होता है, यानी इसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा होता है। अंदर वाले पाइप का अपवर्तनांक यानी कोर का अपवर्तनांक ऊपर वाला जो होता है इसे हम क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग या हिंदी में आच्छादन कहते हैं, इसको कोर कहते हैं अंदर वाले को।
ध्यान दें, इसकी रचना में क्या होता है, एक महीन पाइप होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻6 मीटर की कोट की होती है और इसका जो अपवर्तनांक होता है इसकी कोर का वो लगभग 1.5 से अधिक होता है। μ1 इज ग्रेटर देन 1.5। इसके बाहर चारों तरफ एक लेप चढ़ा होता है दूसरे पदार्थ का जिसका अपवर्तनांक μ1 यानी अंदर वाले पाइप से अधिक हो तो वो कम होता है और इसको क्लैडिंग या आच्छादन कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरण इस पर एक अंदर से महीन तो है ही है पाइप और इस पर एक विशेष आपतन कोण पर जब आपतित होती है तो ये बाहर वाला जो क्लैडिंग है वो कम अपवर्तनांक का यानी विरल है, अंदर वाला सघन है, तो इसके अंदर पूरा आंतरिक परावर्तन होता है और ये प्रकाश की किरण इसी में वापिस लौट आती है। इसी प्रकार फिर यहाँ पर आने पर इसमें फिर पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, ये वापस लौटती है और ये लगातार इसमें पूरा आंतरिक परावर्तन होता रहता है और ये इस तरीके से बाहर निकल जाती है दूर जाने पर। यानी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इसमें बहुत अच्छा उपयोग है, वो है प्रकाशिक तंतु। मैं एक बार फिर बताने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझ लें और लिख लें। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार की युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना ऊर्जा हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत लंबी दूरियों तक भेजने के काम में आते हैं। ये इनकी रचना जो होती है इसमें एक महीन पाइप होता है जिसका के अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है, यानी माइक्रोन की कोटि की होती है। इसके चारों तरफ एक दूसरे पदार्थ का लेप किया जाता है जिसका अपवर्तनांक अंदर के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी कि विरल होता है। इसमें जब प्रकाश की किरण एक विशेष आपतन कोण पर आपतित होती है तो इसके अंदर ही इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह आगे बढ़ती चली जाती है। हमने इससे पहले आपको पिछले अपवर्तनांक में बताया है कि अपवर्तनांक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा की हानि नहीं होती। यही कारण है कि इसमें भी जो प्रकाश है बिना ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक जा सकता है। यह है आपके प्रकाशिक तंतु, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें और समझने की कोशिश करें। इसके बाद इसका जो प्रकाशिक तंतु है इनका उपयोग कहाँ होता है, सबसे बढ़िया उपयोग है इसका सजावट में। सजावट में आपने देखा होगा बड़ी अच्छे होटल्स होते हैं, वहां पर बल्ब थोड़े थोड़े चमकते हैं, अच्छी अलग अलग तरह की डिजाइन होती हैं, उनमें प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है उन डिजाइन में, जिससे कि तो प्रकाश की ऊर्जा है वो आराम से दूरी तक जा सकती है। इसका उपयोग दूसरा है एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पेट के अंदर में कोई भी कमी है उसको डॉक्टर लोग चेक करने के लिए इसके जो प्रकाशिक तंतु है उसको फाइबर को मुंह के जरिए अंदर की तरफ भेजते हैं और ऊपर से कोई प्रकाशिक तंतु होते हैं और इनमें से कोई लाइट भेजी जाती है जिससे वो अंदर के पेट में जहां वो प्रकाशिक तंतु पहुंचते हैं वहां पर उसके पूरे का लाइट के द्वारा देख लेते हैं और बाहर उनके पास कैमरा लगा होता है, कैमरा और कंप्यूटर वगैरह उसे सेट कर लेते हैं। इसको एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी में प्रकाशिक तंतु का ही उपयोग होता है। इसमें प्रकाशिक तंतु को मुंह की नली के द्वारा अंदर पेट में पहुंचाया जाता है और बाहर से प्रकाश भेज करके अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स को, अंदर के पेट के अंदर की वस्तुओं को देखा जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग होता है दूर संचार के क्षेत्र में। दूर संचार में आप जानते हैं क्या होता है, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर भी है दूर संचार के लिए, कि इसमें जो ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसको दूर संचार है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उन्हें प्रकाश ऊर्जा में बदल के ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से लंबी दूरी तक भेजते हैं, वहां पर पुनः उनको विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल लिया जाता है। इस तरीके से इसका उपयोग दूर संचार के क्षेत्र में भी होता है। केवल एक ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग नहीं होता है, एक बहुत बड़ा पाइप होता है, इसमें बहुत लगभग हजारों की संख्या में ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पाइप, है ना, ऑप्टिक प्रकाशिक पाइप कहते हैं। इसके अंदर इसके लगभग 2000 से ज्यादा प्रकाशिक तंतु होते हैं। इनके द्वारा आसानी से प्रकाश ऊर्जा को बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है। यह आपका चैप्टर समाप्त होता है।